everyone, I Janice welcome you all on behalf of Kushmand Education. Today we will discuss about UPSC exam यानी IAS exam के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. Anyone can crack civil services exam. So if your question is can an average student crack IAS exam? So answer होगा आपका yes. You need not to be a topper to crack the IAS exam. The power of positive thinking can help you crack UPSC Civil Services exam. You can do all the right things, जैसे enroll for the right IAS coaching, get all the required study material and best guidance and short of your target. और यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी आपको यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. वर्ड्स हैव द पावर टू मेक माउंटेन्स. तो आप अपनी स्किल को पहचान कर अपनी पावर का 100% यूज़ करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें. So how should a student prepare for IAS exam or crack IAS exam? We must have complete knowledge of the syllabus to crack the exam. इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे. उसमें आपके 2 पेपर होंगे. पहला जनरल स्टडीज़ का और फिर उसके बाद होगा आपका सीसेट का. और ये जब दोनों पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं फिर आती है बारी आपकी मेंस एग्जाम की. उसमें आपके 9 पेपर होंगे और वो 9 पेपर आप जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा. तो चलिए इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. जिस तरह आईएएस का सिलेबस लेंथी है, हमारी वीडियो भी थोड़ी लेंथी है, तो आपने बिल्कुल सब्र के साथ पूरी वीडियो देखनी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. Updates about IAS 2021. The UPSC 2021 exam was postponed because of the second wave of the COVID-19 pandemic. The IAS 2021 prelims will be conducted on October 10 as per the new dates announced by Union Public Service Commission. यानी IAS prelims exam जो है आपके 10 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे. UPSC 2021 notification and application was released on March 4 for 712 vacancies. यानी जो 4 मार्च को एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन 712 वैकेंसीज के लिए आया था उसके एग्जाम आपके 10 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे. UPSC added 4 new exam centers. It's good news for the Civil Services exam CSE Prelims 2021. The 4 exam centers were added to accommodate the higher number of candidates in the IAS 2021 Prelims exam. The 4 IAS Prelims 2021 exam centers added are as follows. यानी इसमें शामिल 4 जो प्रीलिम सेंटर्स नए हैं वो हैं आपके अल्मोड़ा एंड श्रीनगर, नासिक एंड सूरत. ये बहुत गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या को देखते हुए ये 4 और सेंटर्स जोड़े गए हैं आईएएस एग्जाम्स की. तो मेन एग्जाम्स डेट जो हैं वो भी आपको बता दूं मैं. यूपीएससी रिलीज द न्यू एग्जाम डेट फॉर द आईएएस मेन एग्जाम. द यूपीएससी 2021 मेन एग्जाम विल कमेंस ऑन जनवरी 7 2022. यानी 2021 की जो मुख्य परीक्षा है उसके जो मेंस के एग्जाम है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग करेंगे जो मेंस एग्जाम होंगे वो आपके 7 जनवरी 2022 को शुरू होंगे. और जो टॉपर ऑफ द आईएएस एग्जाम हैज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने, हम कितनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं. तो यूपीएससी प्रोवाइडेड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर अ candidate to appear in the UPSC Civil Services examination. यानी UPSC allow only 6 attempts for general category. यानी जनरल कैटेगरी के जो है 6 attempts हैं और आप जो है 32 साल की उम्र तक ये एग्जाम दे सकते हैं. और 9 अटेम्प्ट आपके ओबीसी के हैं और आप 35 साल तक की एज तक ये एग्जाम दे सकते हैं. और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हैं जो 37 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं. तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको पता हो आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं. सो फॉर बिगनर्स के लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज आईएएस एग्जाम. इट इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर फॉर द ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस. आईएएस इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. इसमें जो है 24 सर्विसेज होती हैं लाइक आईपीएस और आईएफएस एक्सेट्रा. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर. पॉजिटिव चीज है इस एग्जाम की कि हर साल होता है, डेट फिक्स होती है कि कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा. बाय द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो है स्टेट एग्जाम्स की तरह ये डिले नहीं होता है. जैसे
फिर देखते हैं द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड थ्रू द प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। तीनों स्टेज आप क्लियर करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसके बारे में जानेंगे। इसमें कितने पेपर होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स रहेगी। पेपर 2 आपका सीसेट का होगा, उसमें भी 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी। बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर दिए होंगे, आपको राइट आंसर क्लिक करना होगा एंड ईच विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। और दोनों पेपर आपके 2 घंटे की ड्यूरेशन के होंगे और आपको दोनों ही पेपर देने होंगे। इसके बाद आते हैं हम पेपर 2 जो है सीसेट ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फिक्स्ड एट 33%। यानी आपको सीसेट में 33% मार्क्स लाने होंगे, ये क्वालिफाई करना जरूरी है पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को उनके लिए भी आसानी रहेगी। तो एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले न्यू सिलेबस फॉर आईएएस एग्जाम 2021 हम जान लेते हैं कि इसका पूरा सिलेबस क्या है, हमें क्या तैयारी करनी है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमने जो पेपर 1 जनरल स्टडीज उसमें देखना है कि कौन कौन से हमने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी जो है जितनी भी न्यूज हैं अपने देश से रिलेटेड, दूसरे देशों से रिलेटेड, पूरी दुनिया की, वो आपने जो है कवर करनी है। कब तक की? 2 साल की, यानी कवर 2 इयर्स की करंट इवेंट्स आपको कवर करने हैं। एंड उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कवर करना है 1947 तक का। उसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे पोर्शन पे, वो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन। इसमें आपने क्या एरिया कवर करना है? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी आपने भारत और विश्व का पूरा भूगोल, भौतिक, सामाजिक, भारत और विश्व के आर्थिक भूगोल पूरे एरिया कवर करनी है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाले पोर्शन में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा ये एरिया कवर करने हैं। यानी विकास भारत का पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, कौन सा देश जो है विकसित है, कौन सा अभी विकासशील है, उसमें भारत का पहले क्या स्टेटस था, आज क्या स्टेटस है गरीबी रेखा का, और जैसे पॉपुलेशन जैसे उस पे आपने ध्यान देना है, सामाजिक एरिया पे ध्यान देना है। तो सारे सेक्शन आपने इस पार्ट में कवर करने हैं। उसके बाद आपने जर्नल इशू एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज वाले सेक्शन को कवर करना है। इसमें दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, कोई मेन सब्जेक्ट आपने नहीं उठा के पढ़ना है। इसमें जनरल इशू है, जैसे कोविड का इशू चल रहा है, कहीं तूफान आ गया है, कहीं कुछ महामारी फैल गई है, तो उस टाइप से जितने भी जनरल इशू दुनिया में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, वो सारे कवर करने हैं। फिर जनरल साइंस आ गई, आपकी सामान्य विज्ञान, ये आपका डेली रूटीन में जो साइंस होती है वो यूज होगी। इससे आपको सारे सेक्शन पहले क्या थे, आज क्या है और अब क्या होंगे वो अपडेट रखना है। तो कोई भी टॉपिक आपने स्टार्टिंग उसकी आज पोजीशन क्या है, फ्यूचर में पोजीशन क्या होगी, इस तरह से तैयार करने हैं। पूरा अपडेट आपने रखना है हर टॉपिक को। फिर नोटिफिकेशन में जिस तरह सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया होता है सिलेबस का कि कौन से सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है, तो उसमें देखने हैं कि हिस्ट्री से जो आपने सेक्शन कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी आपने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर करनी है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कवर करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 टू 1947 सारे आंदोलन हो गए, आजादी तक की लड़ाई, सब आपने पूरा एरिया कवर करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट सारी आपने हिस्ट्री में कवर करनी है। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमने क्या करना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपने कवर करनी है। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे सेक्शन कवर करने हैं। फिर थर्ड आपका सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आपने क्या सेक्शन कवर करने हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इशू यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, फेडरलिज्म ऑफ इन इंडिया एंड जुडिशियल सिस्टम हो गया, पंचायती राज, ये सारे सेक्शन आपने कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, और सब्जेक्ट जो है वो देखते हैं हम फोर्थ सेक्शन पे, यानी इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के सेक्शन में आपने बेसिक प्रिंसिपल करने हैं इंडियन इकोनॉमी के, सोशल स्कीम करनी है जितनी भी गवर्नमेंट की चल रही हैं, सोशल डेवलपमेंट थ्रू
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स, ये सारे पोर्शन जो है आपने इकोनॉमी में कवर करनी है। उसके बाद आते हैं 5th सेक्शन पे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जनरल प्रिंसिपल करने हैं, क्लाइमेट चेंज कवर करना है सारा आपने, एंड क्लाइमेट सबमिट्स करने हैं सारे कवर जितने भी हो रहे हैं देश विदेशों में, एंड सारी कॉन्फ्रेंसेस आपने कवर करनी है सेक्शन में। उसके बाद आते हैं हम जनरल साइंस के पोर्शन पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्शन आपने जनरल साइंस में कवर करने हैं, यानी जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, लेटेस्ट साइंस हो गई, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जितनी भी इंडिया में हो रही हैं, बाहर दूसरे देशों में हो रही है, वो सब कवर करनी है। उसके बाद आते हैं करंट इवेंट्स। इट कवर्स ऑल द इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, 2 साल तक का कवर करना है, मैंने आपको बताया। करंट अफेयर्स विद ऑल डायमेंशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पोर्शंस की तरफ। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, यानी सीसेट की। तो सीसेट पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपने कितने सेक्शन कवर करने हैं देखते हैं। इसमें आपने कॉम्प्रिहेंशन करना है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल तैयार करनी है, लॉजिकल रीजनिंग तैयार करनी है, एंड एनालिटिकल एबिलिटी तैयार करनी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपकी पोर्शन को कवर करना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10th लेवल। तो जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश का, वो क्लास 10th में जो आपने किए होगा ना कॉम्प्रिहेंशन, उसका जो लेवल है वही रहेगा, आपका कोई चेंज नहीं है। विल बी टेस्टेड थ्रू पैसेज फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज ओनली विदाउट प्रोवाइडिंग हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगी उस पैरे की, देयर ऑफ इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपने जो है पैराग्राफ पढ़कर और उसके आंसर देने हैं, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा। अब हम देखते हैं सीसेट में जनरल मेंटल एबिलिटी में आपने क्या करना है। इसमें बेसिक न्यूमरेसी करनी है, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, जो लेवल आपका वही 10th क्लास का रहेगा। क्वेश्चंस का डाटा इंटरप्रिटेशंस हो गया, जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, उसका लेवल भी वही रहेगा जो आपने 10th में किया है। तो कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा समझ के करने की जरूरत है। फिर आपका क्या है, पेपर सेकंड ऑफ द सिविल सर्विस यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी ए क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, जो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि it is mandatory for the candidates to appear in both the papers of civil service prelims examination for the purpose of evaluation. Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the papers of civil service prelims examination. यानी स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम देने जरूरी है, जनरल स्टडीज का भी और सीसेट का भी। अगर एक भी नहीं देंगे तो आप डिस्क्वालीफाइंग हो जाएंगे। उसके प्रीलिम्स के बाद अब हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू एक्सेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रेदर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। तो इस पे आपने राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। मेन एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक होगा, कोई इशू होगा, तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको कितनी जानकारी है उस इशू से रिलेटेड, और आपको अपनी समझ से उसको गहराई से उसका आंकलन करना है, उसे समझना है और अपने व्यूज देने हैं, और बहुत ही कंसाइज टाइप से आपने आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जितना एग्जामिनर ने पूछा आपने उससे रिलेटेड ही आंसर देना है। द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग of all relevant issue and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidates must give relevant, meaningful and succinct answers. यानी आपने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर देना है, बहुत सार्थक, जो जितना एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। पहले अपने क्वेश्चन इस तरह से पढ़ना है कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, आपने वो देखना है और वही आंसर देना है जो वो पूछना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, यानी आपके कितने पेपर होंगे और उनका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसए पेपर की। इसमें आपको कोई भी टॉपिक दिया होगा जो करंट इशू से रिलेटेड होगा, उस पर आपने एसए तैयार करना है। जितने भी करंट इशू दुनिया में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कोविड है, अमेरिका इंडियन रिलेशन है, या इंडिया के चीन से रिलेशन जो आजकल खराब हो रहे हैं, इस टाइप से जो भी करंट इशू चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक देंगे जो 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं हम जीएस पेपर पे। इसके 4 सेक्शन
सेक्शन है, 4 पेपर होंगे जीएस के, तो घबराने की बात नहीं है। सारे सेक्शंस का जो है सिलेबस अलग से मेंशन किया होगा कि जीएस पेपर 1 में क्या तैयार करना आपने, जीएस पेपर 2 में क्या तैयार करना है। तो बहुत आसानी से, आपने घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है कि जीएस पेपर 1 में क्या है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जो है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, ये सब सेक्शन आपने जीएस पेपर 1 के लिए तैयार करने हैं जो 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं हम जीएस पेपर 2 पर। उसमें आपने क्या करना है, गवर्नेंस हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, जितने भी देशों से हमारे रिलेशन है या किसी देश से किसी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, वो सारा सेक्शन आपने कवर करना है। वेलफेयर स्कीम्स सारी कवर करनी है आपने। और आपका स्टेटोरी हो गया, रेगुलेटरी, और आपका क्वासी जुडिशियल एंड बॉडीज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, इंडियन रिलेशन एंड नेबर कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे सेक्शन आपने जीएस पेपर 2 में कवर करनी है जो कि 250 मार्क्स के होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, 4th पेपर की, जीएस पेपर 3, यानी इसमें आएगा आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस सेक्टर एंड गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारे सेक्शन आपने जीएस पेपर 3 के लिए तैयार करने हैं जो 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद जीएस पेपर 4 में क्या आएगा देखते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक हो गया, सिविल सर्विस वैल्यू, probity and governance and case study on above topics। तो वो आपका जीएस पेपर 4 में ये सारे सेक्शन कवर करने हैं जो भी 250 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद देखते हैं हम फिर लैंग्वेज के पेपर की। इसमें आपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज तैयार करना है, प्रेसी राइटिंग करनी है, यूसेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसे तैयार करनी है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द जो भी लैंग्वेज आपने ली है, इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ये आपका 300 मार्क्स का होगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसी राइटिंग हो गई, यूसेज एंड वोकैबुलरी होगी, शॉर्ट एसे हो गई, ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं आगे आते हैं ऑप्शनल पेपर पे। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी जूलॉजी, जो भी एग्रीकल्चर आपने लिया है, उससे रिलेटेड जो है आपका ये पेपर होगा ऑप्शनल। एक ऑप्शनल होता है आईएएस में, तो उसके पार्ट इन्होंने 2 कर दिए हैं, तो ये बर्डन कम हो गया आपका, सिलेबस 2 भाग में बट गया आपका, ठीक है। तो उसमें 2 पेपर होंगे आपके, और इसमें क्या है, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसके 2 पेपर होंगे और आपके 250 मार्क्स के होंगे। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो अभी तक हमने सिलेबस को डिस्कस किया था जो नोटिफिकेशन में दिया होगा। अब हम बात करेंगे उसकी तैयारी कैसे करनी है, जो वो 9 पेपर होंगे मेंस में। तो क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, तो आपने 2 पेपर तैयार करने हैं। द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियसली डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, यानी जो है स्पष्ट रूप से और सही ढंग से व्यक्त करना है आपको इन पेपरों में। सिर्फ एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है इंग्लिश और अपनी कोई भी जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसकी। तो लैंग्वेज दूसरी जो आपने चूज करनी है वो कोई भी कर सकते हैं, यानी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, उर्दू, पंजाबी एक्सेट्रा, और एक आपका इंग्लिश रहेगा ही। तो दोनों जो है लैंग्वेज के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इनके मार्क्स जो है आपके जो आपका स्टेटस होगा इसमें एग्जाम्स का उसमें नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम पेपर 1 में, यानी इंग्लिश के पेपर में आपने क्या क्या क्वेश्चन तैयार करनी है। इंग्लिश का पेपर जो 300 मार्क्स का होगा उसमें आपने कॉम्प्रिहेंशन करना है, गिवन पैसेज जो दिया होगा, प्रेसी राइटिंग करनी है, यूसेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की, जो आपने लैंग्वेज चूज की होगी, इंडियन लैंग्वेज कोई भी, जैसे हिंदी या उर्दू, उसके मार्क्स 300 होंगे। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, गिवन पैसेज को पढ़ के आपने आंसर करने हैं। बहुत मतलब वही है, समझ के आपने अच्छी तरह और उसको आंसर करने को, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। प्रेसी राइटिंग होगी, यूसेज एंड वोकैबुलरी होगी, शॉर्ट एसेज होंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी जो भी
आपने लैंग्वेज चूज की है तो इंग्लिश का एक पैरा होगा और आपने उस लैंग्वेज से कन्वर्ट करके उसका अनुवाद करना होगा। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पे पकड़ देखना चाहेगा एग्जामिनर आपकी कि कितनी नॉलेज है आपको उस लैंग्वेज की जो आपने चूज की है। द पेपर ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो रैंकिंग में इनके मार्क्स जो है नहीं गिने जाएंगे और आपको जो तैयारी करनी है इन पेपर्स की वो आपने जो 10th तक का स्टैंडर्ड है वही रहेगा जो आपने स्कूल में पढ़ा है लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में, उसी टाइप से ये एग्जाम आएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है आईएएस का, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। अगर समझ के पेपर करें तो आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेपर 3rd की यानी एसए की। मार्क्स इसके 250 रहेंगे। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसए ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। दे विल बी expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashions and to write concisely, and credit will be given for effective and exact expression। तो जो आपको एग्जैक्ट जो एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है उसको ही आपने मेंशन करना है, उस पर अपने व्यूज देने हैं और उस पर जो भी आपको क्लियरली समझ आता है कि इस टॉपिक में एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपने बस वही जवाब देना है, बिल्कुल कंसाइजली, ज्यादा उसमें डिटेल नहीं लिखनी है। अब हम बात करते हैं पेपर 4th की यानी जनरल स्टडीज पेपर की, जिसके 4 पेपर होंगे आपके। तो पहले जनरल स्टडीज पार्ट 1 आपने जो प्रिपरेशन करनी है इसके लिए, तो वो उसमें क्या क्या एरिया कवर करना है वो देखते हैं। इसमें आपने इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर कवर करना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड कवर करनी है, एंड सोसाइटी यानी भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, सारे एरिया अपने कवर करने हैं। इसके बाद हमने जो जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए इंडियन कल्चर तैयार करना है, उसमें हमने इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स तैयार करना है, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स तक का पीरियड आपने कवर करना है इसमें। तो इसमें आपने जो है प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक उसके कला रूप हो गए, भारतीय कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को, सारा एरिया आपने कवर करना है। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पे। उस पे आपने जनरल स्टडीज पेपर के लिए क्या कवर करना है, उसमें आपने हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इशू तक का एरिया आपने कवर करना है, यानी सारी 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाओं तक के एरिया को आपने कवर करना है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है द फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो फ्रीडम स्ट्रगल का सेक्शन जो है आपने कैसे तैयार करना है, इसमें आपने इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स को ध्यान में रख के पूरी डिटेल करनी है। ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री को तैयार करना है, यानी जिन व्यक्तियों ने भाग लिया फ्रीडम स्ट्रगल में और जिन राज्यों ने पूरा योगदान दिया वो सारा आपने कवर करके डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो एरिया है वो आपने कैसे कवर करना है, इसमें आपने कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी देश के भीतर जो स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठन की स्थापना हुई उसकी डिटेल आपने करनी है। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पे, व्हिच इंक्लूड्स इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स हो गई, रेड रॉवल हो गया ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशंस हो गया यानी डीकोलोनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया और सोशलिज्म हो गया। यानी जो है 18वीं सदी की घटनाएं, उसमें क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनरावलन एंड उपनिवेशीकरण, और उसमें जो है पूंजीवाद, समाजवाद, सारे जो है आपने टॉपिक्स जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। इसके बाद हम जो सेक्शन लेंगे, अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है उसको आपने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है, यानी भारतीय समाज, भारत की विविधता की प्रमुख विशेषताएं जो है ध्यान में रख के पूरी डिटेल से इस एरिया को कवर करना है। उसके बाद आता है आपका रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार करना है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया, अर्बनाइजेशंस, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, यानी जो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी संगठनों में महिलाओं की भूमिका है, जनसंख्या है, उससे सारे मुद्दे जो जुड़े हुए हैं वो तैयार करने हैं। गरीबी और विकास के मुद्दों को भी ध्यान में रख के आपने ये रोल ऑफ वुमेन्स तैयार करना है सेक्शन। शहरीकरण हो गया,
उनकी समस्याएं, उनके उपचार। तो टोटल डिटेल में आपने एक सोसाइटी में वुमेन्स का क्या रोल रहता है, ये टॉपिक आपने इसको ध्यान में रखते हुए करना है। उसके बाद आते हैं आप इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपने अच्छी तरह से डिटेल में करना है। उसके बाद आते हैं हम सोशल एम्पावरमेंट, जिसमें आपको कम्युनलिज्म हो गया और आपका रिजिलिज्म हो गया, आपका सेक्युलरिज्म हो गया, यानी सामाजिक जो हो गया, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सारे जो है एरिया आपने कवर करने हैं। उसके बाद हम आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यानी दुनिया के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं जो है वो सारी आपने इस सेक्शन में कवर करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग आपका साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड होगा इसमें। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, यानी दुनिया भर में जो है प्राकृतिक साधनों का वितरण हो गया। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप आपने सारे एरिया कवर करने हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित में उनके प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक, ये सारे आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स में तैयार करने हैं। उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में, सच एज अर्थक्वेक हो गए, तुसामी हो गए, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, साइक्लोनिक एक्टिविटीज होगी, geographical features and their locations change in the critical geographical features हो गया, including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effect of such changes, यानी आपने जितने भी भूकंप आए हैं, सुनामी आई है, ज्वालामुखी गतिविधियां हुई हैं, चक्रवात हुई है, सारी घटनाएं हैं जो भूभौतिकीय घटनाएं, उनकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान जो हैं भूगोलिक विशेषताओं में, जैसे जल निकाय, बर्फ की टोपियां सहित कोई चेंजेस हुए हैं उसमें, सब आपने ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव, उनके इफेक्ट्स जो पड़े हैं वो सब आपने डिटेल में पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने ज्योग्राफी में। उसके बाद हम देखते हैं 250 मार्क्स का होगा ये, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक आपने सारे कवर करने हैं, यानी शासन, संविधान, राजनीति से जुड़ा एरिया कवर करना है, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इंडिया और चाइना के संबंध कैसे हैं, इंडिया और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, किसी भी दो देशों के संबंध से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिस्टोरिकल जो है अंडरपिनिंग और इवोल्यूशन फीचर्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो हो गया, यानी भारतीय संविधान में क्या चेंजेस हुए हैं और ऐतिहासिक आधार पर जो चेंज हुए हैं या विकास के आधार पर हुए हैं, उसकी विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, सारा डिटेल में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक तैयार करना है वो है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इशू एंड चैलेंजेस जो है pertaining to the federal structure, आपका devolutions of powers and finance up to the local level and challenges therein, यानी इसमें आपने संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेवारियां, संघीय ढांचे से संबंधित सारे मुद्दे, चुनौतियां, शक्तियों का हस्तांतरण हो गया स्थानीय स्तर तक, वित्त और उसमें चुनौतियां, सब सेक्शन आपने कवर करनी है जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के लिए। उसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट जो है, रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी विभिन्न अंगों के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं जो हैं वो सारे आपने कवर करने हैं, सारे इंस्टीट्यूशन कवर करने हैं जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के लिए। क्योंकि देखो पेपर का जो है सिलेबस लेंथी है जनरल स्टडी का, लेकिन इन्होंने 4 सेक्शन कर दिए तो थोड़ा इजी पड़ गया है, हर सेक्शन का अपना एक सिलेबस है जो आप तैयार कर सकते हो। बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, यानी ये जो टॉपिक है इसमें हमने अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना की डिटेल पढ़नी है और इस टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट जो है लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड
and conduct of business, powers, privileges and issue arising out of these। यानी जो है संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कार्य, व्यापार का संचालन कैसे होता है, शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है और उनसे उत्पन्न मुद्दों के बारे में हमने डिटेल में जो है ध्यान देकर उस टॉपिक को तैयार करना है। उसके आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। यानी आपने जो है कार्यकारी और न्यायपालिका मंत्रालयों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, सरकार के विभागों की संरचना उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, संगठन हो गया, उनकी कार्य प्रणाली हो गई, दबाव समूहों और औपचारिक अनौपचारिक संघों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है और राजनीतिक में उनकी क्या भूमिका है ये भी आपने डिटेल से तैयार करके इस टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी जन प्रतिनिधित्व कानून की मुख्य विशेषताएं, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। ये टॉपिक आपने जो है तैयार करना है। विभिन्न संवैधानिक पदों के बारे में डिटेल पढ़नी है, शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में डिटेल पढ़नी है, विभिन्न संवैधानिक निकायों की जिम्मेदारियों में नियुक्ति की डिटेल पढ़नी है। तो सारा जो आपने एरिया कवर करना है जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के लिए। उसके बाद हमने डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज को डिटेल में पढ़ना है, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है, डोनर्स हो गया, चैरिटीज हो गई, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बारे में पूरी डिटेल से आपने तैयारी करनी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका स्ट्रेटेजी हो गया, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी भी आपने अच्छी तरह से देखना है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस, यानी आपने सारी सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनसे उत्पन्न मुद्दे सारे डिटेल से पढ़ने हैं ताकि आप अच्छी तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकें। ये welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and state and the performance of these schemes and mechanisms, laws, institution and bodies constituted by the protection and betterment of these vulnerable sections। यानी जो है केंद्र और राज्यों द्वारा जो जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय, ये सारी डिटेल आपने इस सेक्शन में तैयार करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की जो है इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे सेक्शन आपने तैयार करने हैं। यानी शिक्षा, मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र, विकास, प्रबंधन संबंधित मुद्दे सारे आपने डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद आपने इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, जो गरीबी और भुखमरी के संबंधित मुद्दे हमारे देश में, वो आपने सारे कवर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल्स, सिटीजंस चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। यानी आपने ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों, मॉडलों, सफलताओं, सीमाओं और उसके सारे पहलुओं को, नागरिक चार्टर आदि सबको आपने डिटेल से पढ़ना है। एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये भी आपने लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की जो भूमिका होती है उसे भी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप इसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये जो है वो आपका इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी, वो भी आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस की, जिसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे आजकल इंडिया चाइना का रिलेशन है, इंडिया अमेरिका का रिलेशन है, जितने भी आपके नेबर कंट्रीज से रिलेशन है वो आपने सारे
तैयार करनी है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आता है आपका बाइलैटरल रिलीजन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी भारत और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते, सब आपने इस पोर्शन को तैयार करने के लिए डिटेल में पढ़ने हैं। उसके अब हमने इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स, इंडियन डायस्पोरा के टॉपिक को तैयार करना है, जिसमें हमने भारत के हितों, भारतवंशियों पर विकसित और विकास देशों की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारा ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम जिस सेक्शन पे आते हैं वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसियां एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, जो है इस टॉपिक को तैयार करना है, जिसमें हमने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी डिटेल जाननी है, एजेंसियां हैं उनकी डिटेल जाननी है, उनकी संरचना है, जनादेश है, ये सारा आपने डिटेल में पढ़ के इस टॉपिक को तैयार करना है। अब हम बात करेंगे पेपर 6 की, जो जनरल स्टडीज का पेपर होगा वो भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें आपने टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सेक्शन को तैयार करना है। उसमें आपने जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें आपने उसका विकास हो गया, जैव विविधता होगी, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित सारे जो है टॉपिक कवर करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को तैयार करना है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी योजनाएं, वो संसाधनों से उसका जुड़ाव, उसका विकास और रोजगार से संबंधित सारे मुद्दे आपने डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी जो समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं उनको भी डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट बजटिंग, यानी सरकारी बजट को भी आपने डिटेल से पढ़ना है। तो उसके बाद हम आते हैं मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री को तैयार करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज को भी डिटेल में जानेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू एंड रिलेटेड जो है कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, यानी देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें हो गई, पैटर्न हो गया उनका, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणाली, भंडारण, कृषि उपज, परिवहन और विपणन और उनके मुद्दों से संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी, ये सारी डिटेल हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे इस टॉपिक को तैयार करने के लिए। उसको रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हो गए एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग लिमिटेशंस, आपका रिवैम्पिंग इश्यूज हो गए ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस हो गए, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। तो आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य, संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कामकाज सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का शास्त्रीय, सारा आपने इस टॉपिक में कवर करना है और ध्यान से डिटेल में पढ़ना है। दूसरे टॉपिक पे जो है आपका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड टॉपिक, यानी फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज in India, scope and significance, location, upstream and downstream requirements and supply chain management, ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है, यानी खाद्य प्रसंस्करण एंड संबंधित उद्योग, स्कोप, महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सब आपने इस एरिया में कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, यानी भारत में जो भूमि सुधार हुआ है उससे रिलेटेड भी टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ना है कि कितना सुधार हुआ है भारत में लैंड रिलेटेड। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका इफेक्ट्स ऑफ लिबराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव को आपने जानना है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, औद्योगिक विकास पर उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, ये आपने सारा डिटेल से पढ़ना है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा, सब आपने जैसे जो है डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आ गया आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, यानी निवेश मॉडल, वो भी आपने डिटेल से पढ़ के जाना है एग्जाम देने से पहले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमने डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स
of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारे एरिया को हमने कवर करना है। यानी विज्ञान से जुड़े हुए जो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी में उपलब्धियां हैं, उन्हें के प्रयोग, उनके प्रभाव हमने सारे डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ने हैं और उसके विकास के लिए गवर्नमेंट्स की जो जितनी भी स्कीम है साइंस से रिलेटेड वो भी देखनी है। उसके बाद हम आते हैं डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर और उससे बचने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है वो भी हमने सारी डिटेल में पढ़नी है। Awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issue related to intellectual property rights, ये सब आपने तैयार करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम आते हैं कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ये सब आपने, यानी संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और उसका प्रभाव, उसका क्या आंकलन है, सारा आपने डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका टॉपिक है वो है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं आपने सब डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, इसका जितना भी प्रदूषण से रिलेटेड मुद्दे हैं उसके संरक्षण के लिए जो स्कीम्स हैं वो सब आपने डिटेल में पढ़नी है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच का संबंध हमने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी, यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में जो बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका है उन्हें भी अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, यानी विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों और उनके जनादेश को भी अच्छे से डिटेल में तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू communications networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basic of cyber security, money laundering and its preventions, यानी संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया का क्या रोल है, सोशल नेटवर्किंग में साइटों की क्या भूमिका है, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, धन शोषण की रोकथाम कैसे करें, ये सब आपने इस टॉपिक को तैयार करने के लिए डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, तो आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उनका प्रबंध कैसे करते हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए संगठित अपराध से संबंध, आतंकवाद से हम कैसे फेस करते हैं, ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है 11th की, यानी जनरल स्टडीज, जो 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, 250 मार्क्स का होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें आपने क्या तैयारी करनी है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू related to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issue and conflicts faced by him in dealing with society, and questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following board area will be covered, यानी इस पेपर में जो है एक कैंडिडेट के जो है रवैया देखा जाएगा कि समाज के प्रति कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या रवैया रहेगा, अपने जीवन में जो है वो विभिन्न मुद्दों के संघर्षों से कैसे समाधान निकालता है अपनी समस्याओं का, तो ये सारे व्यापक क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप जो जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंशियल डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, यानी नैतिकता और मानव इंटरफेस में जो है मानव कार्यों में नैतिकता के परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी जिंदगियों में, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, ये सब जो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में आप तैयार करेंगे इस एरिया को कवर करने के लिए। ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक को हमने कैसे तैयार करना है, इसमें हमने लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कैलकुलेटिंग वैल्यू के बारे में ध्यान में रखते हुए सारा डिटेल हमने तैयार करनी है कि जैसे कोई महान नेता है, सुधारक है,
या प्रशासकों के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनको मूल्यों को जागृत करने में हमारे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका क्या रहती है हमारी निजी जिंदगी में, हमारे देश के विकास में, ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। यानी जो है हमने नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अब हमने देखना है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section के एरिया को कवर करना है, इस सेक्शन को डिटेल से तैयार करने के लिए। उसके बाद हमने इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडिया से रिलेटेड फिलोसफर और वर्ल्ड से रिलेटेड फिलोसफरों का पूरी दुनिया में या इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको डिटेल से जानना है। उसके बाद चार्टर्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स हो गया, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये सारे एरिया आपने इस टॉपिक में कवर करने हैं। बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, यानी right to information, codes of ethics, code of conduct, citizens, ये सारे एरिया आपने, यानी सूचना साझा करने और सरकार में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक, सारे आपने डिटेल इस एरिया को कवर करना है और डिटेल से पढ़ना है। अब हमने जो टॉपिक तैयार करना है वो पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स हो गई, एथिकल कंसर्न एंड dilemmas in government and private institutional law, rules, regulation and concise source of ethical guidance हो गया, and accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral value in governance and ethical issue in international relation and funding, corporate governance, ये सारे टॉपिक आपने तैयार करने हैं। यानी सरकारी निजी संस्थानों की नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, मार्गदर्शन, स्रोत हो गए, नियम हो गए, कानून हो गए, उनकी जवाबदेही होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, नैतिक मुद्दे हो गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, सारे आपने क्या है डिटेल में पढ़ने हैं और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उस करते हैं पेपर 8 की, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड ये 8 और 9 पेपर होगा आपका, 2 पेपर होंगे एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने एक चूज करना है, लेकिन उसके पेपर कितने होंगे 2। तो यानी पेपर फर्स्ट के बारे में 250 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड जो है वो भी 250 मार्क्स का होगा, यानी 500 मार्क्स के पेपर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो उसके 2 भाग हैं, तो उसमें कैंडिडेट्स में चूज एनी वन ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अमंगस द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन बिलो। तो जो लिस्ट उन्होंने दी है नोटिफिकेशन में उससे आपने चूज करनी है। तो देख लेते हैं, एग्रीकल्चर है आपका, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इनमें से आपने एक चूज करना है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है। इनमें से आपने एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी। तो इनमें से आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना है। The literature of any one of the language such as Assami, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri और कोंकणी एंड मैथिली, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और सांथली एंड सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से आप एक लैंग्वेज का लिटरेचर लगे, जैसे इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, उर्दू लिटरेचर ले सकते हैं। तो इसमें से आप एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए कोई भी चूज कर सकते हैं। यानी जो मैंने इतने सारे आपको सब्जेक्ट अभी बताए हैं उसमें से कोई भी एक ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं, जिसके आपके 2 पेपर होंगे।
अब हम लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं जो है आईएएस इंटरव्यू यानी यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट जो 275 मार्क्स का होता है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द यूपीएससी मेन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। दीज कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी। तो जो यूपीएससी बोर्ड अपॉइंट करता है वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द career in the civil service by a board of competent and unbiased observer। यानी आपका इंटरव्यू क्या है, आपसे एक तो मेन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड आएगा, उसके बाद आपका करंट अफेयर इंक्लूड होता है इसमें, और आपसे जो है जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So the interview test will be of 275 marks and the total marks for written examination is 1750. The sum up to a grand total of 2025 marks based on which the final merit list will be prepared. तो आप भी इस एग्जाम में मेहनत करके क्रैक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब एक पहाड़ को काट के सड़क बन सकती है तो ये तो एक एग्जाम है। अपनी पूरी स्किल और पावर का यूज कीजिए। स्किल इज अ टाइमलेस, इट कीप्स गेटिंग बेटर विद टाइम। स्किल इज यूनिक, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दिस इज पावर स्किल कैन टेक अ पर्सन टू ग्रेटर हाइट्स। तो आप भी उस हाइट को छू सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग से तैयारी शुरू कर देनी है। और किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नोट्स बनाने में, आपको एग्जाम की डिटेल पता करनी हो, कैसे पढ़ाई शुरू करनी है, तो कुछ भी आपका जिससे भी आपको ये एग्जाम में मुश्किल पड़ रही हो, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे। तो थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती